संदीप को आज घर जाने में देरी हो गए थे क्योंकि आज दिन से ही बारिश हो रहे थे। तो आज संदीप का काम भी अच्छा ही चल रहा था। संदीप हाईवे पर समोसे बेचा करता है। संदीप ने अपने ढाबे का सारा काम निपटाकर बर्तन वगैरह साफ करें तो लगभग रात के 11:30 बज चुके थे। संदीप और उसका दोस्त राहुल दोनों एक साथ पार्टनरशिप में ही समोसे बेचा किया करते थे। दोनों का घर भी एक दूसरे के घर के आसपास ही था और हाईवे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। संदीप के पास एक मारुति 800 कार थी। दोनों उसी में ढाबे पर सुबह 10 बजे तक आ जाते हैं और अक्सर रात को 8 या फिर 8:30 बजे तक भी घर के लिए निकल जाते थे। पर आज बारिश की वजह से इन दोनों को देर हो गए थे। संदीप अपनी गाड़ी के पास गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहे थे। सुबह से बारिश थी और अभी ठंड भी काफी थी। इसी वजह से भी गाड़ी शायद स्टार्ट नहीं हो रहे थे। संदीप ने कोशिश तो बहुत करी लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ली। तभी संदीप ने राहुल को धक्का मारने के लिए कहा। संदीप के बोलने के बाद राहुल गाड़ी से नीचे उतरा और धक्का लगाना शुरू कर दिया। गाड़ी में थोड़ी दूर तक धक्का लगाते ही गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और रात के अंधेरे में दोनों घर की ओर जाने लगे। आज बारिश होने की वजह से ठंड तो थी ही, ऊपर से बाहर शीत लहर मानो जैसे जान लेने को तैयार हो। बारिश होने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा धुंध भी था, इसलिए संदीप को ज्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी दोनों थोड़ा दूर ही गए होंगे कि उसी कोहरे में संदीप को उनसे थोड़ी ही दूर सामने एक परछाई सी दिख रहे थे। धुंध की वजह से ज्यादा पता नहीं चल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोड पर खड़ा है, लेकिन वो थोड़ा और आगे बढ़े तो हेडलाइट के उजाले में संदीप को एक लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। गाड़ी बहुत ही स्पीड में थी, इसलिए एकदम से तो रोक नहीं सकता था। इसलिए संदीप ने खिड़की से बाहर सिर निकालकर चिल्लाते हुए कहा, अरे मरना है क्या? कहीं और मरो, हमारी गाड़ी मिली थी क्या? इतना बोलकर संदीप फिर से एकदम से ब्रेक मारा, लेकिन संदीप ने देखा गाड़ी उस लड़की से टकरा चुकी थी और उस लड़की को रौंदती हुई कार आगे निकल गई और उसके बाद गाड़ी में एक झटका बड़ा तेजी से लगा। इस वजह से राहुल, जो कि अब तक सो रहा था, उसकी आंख खुल गई। इससे पहले कि राहुल कुछ बोलता, उसे संदीप का चेहरा दिखा। संदीप का चेहरा इतनी ठंड में भी पसीने से तरबतर हो रखा था और वो डरा हुआ बार बार पीछे की ओर देख रहा था। उसको ऐसे डरे हुए देख राहुल ने संदीप से कहा, संदीप क्या हो गया भाई, इतना घबराया हुआ क्यों है? राहुल की बात सुनकर संदीप ने घबराते हुए कहा, यार वो लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। राहुल ने संदीप की सारी बात सुनी और कहा, चल गाड़ी से उतर कर देखते हैं। इतना बोलकर दोनों गाड़ी से उतरकर बाहर सड़क पर इधर उधर उस लड़की को ढूंढने लगे, लेकिन सड़क पर कोई भी नहीं था। पूरी सड़क सुनसान थी। वहां आसपास पूरे में देखने के बाद राहुल ने संदीप से कहा, यार तूने आज काम के बाद कुछ ज्यादा ही पी लिया है, इसलिए तुझे वहम हुआ होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार। संदीप ने फिर राहुल को समझाते हुए कहा, नहीं यार, वो यही थी वो लड़की। राहुल ने संदीप को पकड़ा और कहा, चल
गाड़ी में बैठ, अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। उसके बाद स्टीयरिंग पर राहुल बैठ गया, पर संदीप अभी भी गहरे सदमे में ही था। संदीप को ऐसे बैठे देख राहुल ने संदीप से कहा, संदीप भाई तू आराम कर ले। इतना बोलकर राहुल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी कुछ दूर ही गए होंगे। अब संदीप की भी बैठे बैठे आंख लग गई। राहुल गाड़ी चलाते हुए लगभग 2 किलोमीटर ही आगे निकला होगा कि तभी राहुल के अचानक ब्रेक मारने से संदीप का सर उसके आगे बड़ी जोर से टकराया और संदीप ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे पागल हो गया क्या? ऐसे गाड़ी चलाता है? इतनी तेज ब्रेक कौन मारता है? लेकिन राहुल को तो जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, भाई क्या हो गया यार तेरे को? गाड़ी तो तब से चली रही है, मैंने कभी ब्रेक मारी ही नहीं। तूने कोई सपना देखा होगा। राहुल की बात सुनकर संदीप ने जैसे गाड़ी से बाहर देखा तो गाड़ी से वैसे ही वैसे चली जा रहे थे। संदीप ने भी अब सोच लिया था कि उसे सोना नहीं है, घर भी अब ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। गाड़ी थोड़ी ही आगे बढ़ी होगी कि कार के बोनट पर कोई चीज गिरने की बड़ी तेज आवाज आई। संदीप ने देखा कि वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले जब संदीप गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी के नीचे आए थी। वो अब बोनट पर बैठे बैठे शीशे से संदीप को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वो लड़की बड़ी ही भयानक नजरों से संदीप को लगातार घूर रहे थे। उस लड़की को ऐसे घूरते देख संदीप के रगों में चलता खून मानो जम सा गया हो और संदीप तुरंत चिल्लाता हुआ बोला, राहुल गाड़ी रुक भाई जल्दी जल्दी। राहुल ने भी तुरंत ब्रेक मारी और कहा, क्या हुआ भाई? उसके बाद संदीप ने सारी बात राहुल को बताई। संदीप की सारी बात सुनने के बाद राहुल ने कहा, एक काम करते हैं भाई, चल पहले कुछ खा लेते हैं तब घर जाएंगे, क्योंकि अगर खाली पेट टंकी फुल हो गई होगी तो फिर ऐसा हो सकता है। और फिर संदीप ने कहा, नहीं यार, खाना घर जाकर ही खाना पड़ेगा, घर वाले गुस्सा करते हैं। पर राहुल के बार बार कहने पर संदीप भी तैयार हो गया और वो दोनों सामने ही एक ढाबे के पास गए जो कि शायद अभी तक खुला हुआ था। राहुल ने वही गाड़ी लगाई और दोनों चले गए खाना खाने। वहां जाकर राहुल ने खाना परोसने वाले से पूछा, भाई इस हाईवे पर कुछ गड़बड़ है क्या? ढाबे वाले ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, क्यों? राहुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैसे तो हम रोज यहाँ से आते जाते हैं, हमारी दुकान भी थोड़ी ही आगे है, हमारा भी एक ढाबा है, लेकिन हम 8:30 बजे तक रोज रात को ढाबे से निकल जाते हैं। और आज काम थोड़ा ज़्यादा था, बारिश भी थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, इसी बहाने आपसे पता कर लेंगे कि रात में यहाँ कोई दिक्कत है क्या? मतलब मेरा दोस्त अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। इस पर उस ढाबे वाले ने कहा, भैया आप तो यहीं के हो, आपको तो पता ही होगा, आपका जब काम यहीं रोज से आना जाना है। तो राहुल ने कहा, हमारा काम तो है, लेकिन हम सुबह 10 बजे से रात के 8:30 बजे तक ही आने जाना करते हैं और फिर ढाबा बंद कर कर अपने घर। मगर आज देर हो गए थे, तो इतनी रात को कोई दिक्कत होती है क्या? बस वही पूछ रहा हूँ। इस पर उस ढाबे वाले ने राहुल की तरफ अजीब नजरों से देखा और फिर कहा, भैया आप ऐसे अकेले नहीं हो जो ऐसे सवाल पूछ रहे हो। हर रात 12:30 या 12:30 बजे के बाद जो भी यहाँ से गुजरता है, अगर वो हमारे पास रुकता है तो ये सवाल ज़रूर पूछता है, ये कोई नई बात नहीं है। उसने अपनी सारी बात जारी रखते हुए कहा, दरअसल 3 साल पहले
एक कार वाले ने आगे सड़क पर ही एक औरत को कुचल दिया था और कार वाला वहां से तुरंत भाग गया था और ना ही उस कार वाले को पकड़ा जा सका और ना ही उस औरत की मदद की जा सकी, जिस वजह से वो औरत सारी रात उस रास्ते पर तड़प तड़प कर ही दम तोड़ दी। तब से रात में कई लोगों को वो औरत यहाँ दिख चुकी है। कई लोगों को वो परेशान भी करती है क्योंकि वो अब एक बुरी आत्मा बन चुकी है। सारी बात सुन राहुल के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा सच भी हो सकता है। जिसके बाद उन दोनों ने तुरंत ही कुछ खाया पिया और फिर तुरंत ही अपने घर के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आवाज श्यामलाल के ठीक सामने से ही आ रहे थे। श्यामलाल टॉर्च से रोशनी करके देखता है कि कौन व्यक्ति इतनी रात गए इतनी सर्दी में रात में बाहर घूम रहा है। अरे भाई, कौन है वहां पर और इतनी रात को बाहर कौन घूम रहा है? श्यामलाल टॉर्च से उस आदमी की तरफ रोशनी करता है। उस आदमी ने काला कोट, सर पर हैट और हाथ में ब्रीफ केस ले रखा था। देखने में कोई मुसाफिर लगता था। उम्र 40 से ज्यादा नहीं होगी। वो श्यामलाल को देखकर उसकी तरफ तेजी से आता है। अरे भैया, मैं अल्बर्ट यहाँ सेक्टर 7 में रहता हूँ। बाहर से आया था, रात की ट्रेन थी, अभी घर पहुँचा ही था कि देखा कि चाबी जेब में है ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, ट्रेन से उतरने से पहले मैंने चाबी को अच्छे से चेक किया था और टैक्सी में बैठते समय भी चाबी मेरे पास ही थी। पता नहीं कहाँ चली गई, बस उसी को खोज रहा हूँ और फिर यहाँ पहुँचा। यहाँ कौन सा सेक्टर है भाई साहब? वो आदमी हाँफते हुए श्यामलाल को अपनी समस्या बताता है। अरे भाई, आराम से, पहले अच्छे से सांस ले लो, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या बताया तुमने? कहाँ रहते हो तुम, कौन से सेक्टर में? श्यामलाल ने पूछा। जी, मैं सेक्टर 7 में रहता हूँ। आप यहाँ पर चौकीदार हैं? मैंने आपको आज पहली बार देखा है। क्या? सेक्टर 7? ये क्या कह रहे हो? मैं यहाँ 1 हफ्ते से चौकीदारी कर रहा हूँ। मुझे तो बताया गया था कि यहाँ पर सिर्फ 6 ही सेक्टर हैं और जहाँ तुम खड़े हो वो 6ठा सेक्टर है। यहाँ 7वां सेक्टर कहाँ से आ गया? अरे भैया, इस कॉलोनी में 7 सेक्टर है, क्या आपको नहीं पता? और क्या ये 6 सेक्टर है? काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है। हो सकता है अंधेरे की वजह से पहचान में नहीं आ रहा हो। खैर, अभी मुझे मदद की ज़रूरत थी और आप इस वक्त मेरी मदद कर सकते हैं मेरे घर की चाबी ढूंढने में। मुझे शक है कि चाबी इसी कॉलोनी के आसपास ही गुमी है। अच्छा, चलो ढूंढते हैं तुम्हारे घर की चाबी। रात में एक अनजान मुसाफिर की मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ है। पहले ये बताओ कि तुम रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पैदल ही आए हो या फिर टैक्सी में आए थे? श्यामलाल ने अल्बर्ट से पूछा। भैया, मैं रेलवे स्टेशन से टैक्सी करके चौराहे तक पहुँचा। टैक्सी वाले ने चौराहे तक ही छोड़ा क्योंकि कॉलोनी के अंदर जाने तक वो काफ़ी ज़्यादा किराया मांग रहा था। तो मैंने चौराहे तक टैक्सी की और उसके बाद मैं पास ही के चर्च पर गया वहाँ प्रार्थना करने। ओह हाँ, हो सकता है कि चर्च पर चाबी रह गई हो, अल्बर्ट ने उत्साहपूर्वक कहा। तो फिर बात खत्म हो गई ना, चलो चर्च चलते हैं। वैसे भी इस कॉलोनी में आसपास कोई चर्च है नहीं। तुम कौन से चर्च की बात कर रहे हो? खैर, इस समय तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। चलो चलकर ढूंढते हैं तुम्हारी चाबी। फिर वो आदमी जिसका नाम अल्बर्ट बताता है श्यामलाल को चर्च की तरफ ले जाता है। आसपास कोई चर्च नजर नहीं आ रहा था, मगर श्यामलाल ने जब थोड़ा और कदम आगे बढ़ाए तो फिर वो लोग एक चर्च में पहुंचते हैं। श्यामलाल हैरान रह जाता है। क्या बात है, इतना बड़ा चर्च! ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी इस इलाके के आसपास कोई चर्च नहीं देखा था। हालांकि मैं
1 हफ्ते से इस कॉलोनी की पहरेदारी कर रहा हूँ, पर मैं पहले भी इस कॉलोनी के आसपास से गुजर चुका हूँ और इस इलाके से तो अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, मगर इतना बड़ा चर्च मेरी नज़र में क्यों नहीं पड़ा? अरे भैया, ये चर्च तो यहाँ कब से है। इस शहर का सबसे पुराना चर्च है, जो सिर्फ 5 साल का था मैं तभी इस चर्च का बना था। पहले पहले ये चर्च इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर इसको बाद में बड़ा बनाया गया। श्यामलाल काफ़ी आश्चर्य हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उन दोनों को वहाँ पर उनकी चाबी भी मिल गई। अल्बर्ट और श्यामलाल वापस चर्च से बाहर निकले। अल्बर्ट ने उसे बताया कि वो रूम नंबर 13 में रहता है, सेक्टर 7, रूम नंबर 13। अल्बर्ट ने श्यामलाल को उसके घर चलने को कहा। उसने कहा कि वो उसे कॉफ़ी बनाकर पिलाएगा। श्यामलाल ने बहुत मना किया, मगर अल्बर्ट माना ही नहीं। वो कह रहा था कि श्यामलाल ने उसकी मदद की है, वो इतना तो उसके लिए कर ही सकता है। श्यामलाल के बहुत मना करने के बावजूद भी जब अल्बर्ट नहीं माना, तो फिर वो दोनों अल्बर्ट के कमरे की ओर चल दिए। अल्बर्ट चलते चलते अपने घर में पहुंचा। श्यामलाल ये देखकर हैरान था कि वो सेक्टर 7 में खड़ा था और वहीं पर एल्बर्ट का घर भी था। एल्बर्ट श्यामलाल को अंदर बुलाता है और फिर उन्हें कॉफ़ी बनाकर पिलाता है। कॉफ़ी पीकर श्यामलाल वहाँ से निकल पड़ते हैं और फिर अपने काम पर लग जाते हैं। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद सुबह वापस वो अपने घर आते हैं और फिर अगले दिन ड्यूटी जब पहुँचते हैं तो फिर वहाँ के लोगों से अल्बर्ट के बारे में कहते हैं। एक आदमी था अल्बर्ट, पिछली रात मिला था, बड़ा अच्छा आदमी था। उसकी चाबी खो गई थी, सेक्टर 7 में ही रहता है और आप लोगों ने तो कहा था कि 6 ही सेक्टर हैं, मगर यहाँ तो 7 सेक्टर है ना। तो इस पर वहाँ के लोगों ने कहा, क्या 7 सेक्टर? नहीं, यहाँ पर 6 ही सेक्टर हैं। कहीं तुम उस अल्बर्ट की बात तो नहीं कर रहे जो कोट पहने हुए था और फिर टोपी भी लगाए हुए था? वो तुम्हें चर्च में लेकर गया होगा। इस पर श्यामलाल ने कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? जिस पर वहाँ के लोगों ने कहा, दरअसल अल्बर्ट यहाँ पर बहुत पहले रहा करता था, जब यहाँ पर 7 सेक्टर हुआ करते थे। 7वें सेक्टर पे उसका घर था। अल्बर्ट बहुत अच्छा आदमी था, मगर एक दिन एक हादसे में अल्बर्ट मारा गया अपने ही घर में। कहते हैं कि उस दिन के बाद से यहाँ पर अल्बर्ट की आत्मा भटकती रहती है, मगर वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। वो हमेशा नए लोगों को मिलती है और फिर उनसे बातचीत करती है और फिर दोबारा उन्हें कभी नहीं मिलती। ये सुनकर तो श्यामलाल के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो अल्बर्ट सच में था या फिर कोई आत्मा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।